सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं फिल्म और टेलीविजन के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रोमेश शर्मा। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। दोस्तों, सेल्यूलॉइड के सितारे जिसकी मेहनत और कल्पनाशीलता से पर्दे पर रोशन होते हैं, जो शख्स उनकी प्रतिभा और चमक को तराश कर पर्दे पर पेश करता है, वो है फिल्म का निर्देशक। और एक निर्देशक की भूमिका पूरी फिल्म की निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर्दे के पीछे रहकर भी एक बेहतरीन निर्देशक की उपस्थिति को लगातार पर्दे पर महसूस किया जा सकता है। कभी दूसरों के निर्देशन में अभिनय के जौहर दिखाने वाले और अभिनेता से निर्देशक बने जाने माने फिल्मकार रोमेश शर्मा आज मेहमान हैं आपके उसी मनपसंद प्रोग्राम के, जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। रोमेश जी, नमस्कार और स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। रोमेश जी, सिनेमा का जो जादू है सब पे तारीफ होता है और सब जब उसको देखते हैं एक अजीब सी तिलस्मी दुनिया और लगती है वो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप पहले एक्टर रहे, बाद में डायरेक्टर हो गए, सिनेमा का ये जो जादू है, इसने पहली बार आपको अपनी कशिश में कब लिया, कैसे खींचा? मतलब वो कौन सी वजह थी कि आप सक्रिय रूप से सिनेमा की तरफ मुड़ गए? जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर एक फिल्म्स में थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन। तो जब भी फिल्में रिलीज होती थी दिल्ली में तो सारी यूनिट आती थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब आते थे। तो हम लोग मैं समझता हूँ सबसे पहला इंटरेक्शन यही था। वो जो सिनेमा जब शुरू होती है फिल्म, वो जो अंधेरा होता है और उसके बाद देखना कि इन लोग सभी मिले और उनका एकदम रूप बदल जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले वो जैसे चोपड़ा जी, मुझे याद है B.R. चोपड़ा साहब, उनकी फिल्में थी नया दौर वगैरह, जब दिलीप कुमार साहब जब वो आते थे तो हमको हमारे साथ खेलते भी थे, मतलब प्यार भी करते थे बच्चों की तरह। और सडनली हम देखते थे उनका ये रूप, तो एक लगता था ये दिस इज समथिंग बिग, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कहीं ना कहीं अवचेतन में एक बीज तो उसका पड़ ही चुका है। मैं समझता हूँ सबसे पहला मुझे जो याद है वो, और ये तो एक प्लेजेंट मेमोरी है। दूसरा मैं समझता हूँ जब हम लोग अपने पंजाब वापस जाते थे, जहाँ से मैं हूँ, गुरदासपुर, धारीवाल, तो वहाँ पर एक टूरिंग टॉकी थी। अच्छा। तो हम छत पे सोते थे और वो उसकी आवाज आती थी टूरिंग टॉकी की। तो ये बहुत मन होता था कि हम वो टूरिंग टॉकी में जाएं। अच्छा। लेकिन इजाजत नहीं थी, जैसे शाम को आफ्टर सनसेट कोई भी बाहर जा सकता है। जी। तो थोड़ा सा रेबल मैं करता था कि मुझे जाना है। तो मेरे जो जॉइंट फैमिली में जो अंकल थे, ताया जी थे, उनके सामने कोई बोलता नहीं था, औरतें में घूंघट निकालती थी। तो कहीं पे मैंने उनसे कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं जा सकते तुम। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? इतनी बहुत होगी कि पूछा क्यों नहीं जा सकता? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना नहीं जा सकते तुम, तो नहीं जा सकते। तो
मैंने कहा पर दिल्ली में तो मैं जाता हूँ और मेरे फादर मुझे मतलब भेज देते हैं, तो माय फादर गॉट अ फायरिंग आफ्टर दैट. So that was one another memory of cinema that I have. गुरदासपुर में भी आपका बचपन बीता, लेकिन दिल्ली फिर आप लोग दिल्ली आ गए. जी हाँ, गुरदासपुर में मेरा जन्म हुआ क्योंकि वो मेरी मदर वहाँ की हैं और धारीवाल 7-8 माइल्स अवे वो मेरे फादर की जगह जहाँ पे उनकी सारी फैमिली. तो हम लोग छुट्टियों में 2 महीने 3 महीने जब भी दिल्ली से स्कूल से आते थे तो सब वहीं रहते थे. तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही बढ़िया बेस एक अनुभव एक एक्सपीरियंस अपब्रिंगिंग में रहा है कि वो एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी देखा है. जब सब कजन्स फैमिलीज 30-40-50 लोग साथ रहते थे वेकेशंस में, और उसके बाद ये एक दूसरा शेड मिला जब कि दिल्ली में और एक अर्बन सिटी में और फिर एजुकेशन तो एक अच्छा मिक्स एक लाइफ का एक कुछ फाउंडेशंस बहुत इंटरेस्टिंग उस वजह से बनी. पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई ज्यादातर? दिल्ली में मैं ज्यादातर पढ़ाई हुई, स्कूल और कॉलेज और वहीं पे बेसिकली ज्यादा तौर पे. मैं जानना चाहूंगा कि आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री था बेसिकली. तो मैंने आई डिड माय मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड आई स्पेशलाइज्ड इन द मुगल्स. दैट वाज माय सब्जेक्ट. तो फिर ये एमए, मुझे कहानियां अच्छी लगती थी उस जमाने से, सबकी कहानियां, सबकी कितनी रानियां इस तरह से. लेकिन रोमेश जी, ये वहां से फिर आप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए, ये उसके बाद में तय किया आपने कि आपको फिल्मकार बनना है? जी, मैं उस वक्त इतना इरादा नहीं था कि मुझे एक मौका मिला एक प्ले करने का दिल्ली में जिसका नाम था एज ब्लैक एज शी इज पेंटेड. ये फिलिप किंग का फास्ट था. तो मुझे बुलाया गया 4th रोल के लिए, जो सबसे छोटा रोल था, क्योंकि वो हमारी कजन थी जो डायरेक्ट कर रही थी. अच्छा. तो उन्होंने मेरे फादर से कहा इफ ही बिहेव्स हिमसेल्फ देन ओनली आई विल टेक हिम इन दैट प्ले. तो अल्टीमेटली आई गॉट समहाउ द मेन रोल इन दैट प्ले. पहली बार मुझे लगा कि जब ये मैंने प्ले किया तो ये आई थिंक सीरियसली उस वक्त मुझे एक डिसीजन लगा कि आई वुड लाइक टू एक्ट. मैं पुणे चला गया. रमेश जी, एक मतलब मेजर ब्रेक के रूप में जी पहली फिल्म किसे कहेंगे आप अपने? आई गॉट दिस फिल्म सिद्धार्थ which शशि जी एंड सिमी जी they were working. कॉनराड रुक्स की फिल्म थी. तो वो भी एक अजीब एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस कैमरा के सामने नहीं था उस वक्त. अच्छा. तो पूना इंस्टीट्यूट से मैं पहुंच गया दिसंबर के महीने में ऋषिकेश गंगा के किनारे. जी. तो फर्स्ट शॉट था, वहां बैठा दिया उन्होंने मुझे. गोविंदा का कैरेक्टर था. तो उन्होंने फर्स्ट शॉट में बोला कि जी ओम कहिए और शॉट लिया. अर्ली मॉर्निंग. कैमरामैन उस फिल्म के स्वेन नीक्विस्ट थे जो बर्गमैन के कैमरामैन थे. बहुत मतलब अपने आप इतने बड़े हस्ती हैं वो. तो सेकंड शॉट मुझे आज भी याद है कि उसके बाद तो कुछ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी. 4:30-5 बजे उन्होंने कहा दिसंबर के महीने में कि आप ये रोज करते हैं, आप ये अपना कपड़े कुर्ता उड़ता उतारिए, अपना वो तौलिया वो जो होता है पर जिसको बोलते हैं वो लगाइए और पानी में नहाइए क्योंकि आप रोज नहाते हैं सुबह. तो मुझे याद है जब मैं बाहर आया तो बॉडी से व्हाइट से ब्लू हो गई थी और मतलब इट वाज इनक्रेडिबल. पर उस वक्त जोश होता है ना कि वी मस्ट प्रूव के. सो दैट वाज द बिगिनिंग एंड इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. तो अंदाजन उसके बाद में आपने कितनी फिल्मों में काम किया? ज्यादा नहीं, मैं समझता हूँ कि 20-25 फिल्मों में मैंने काम किया होगा. तो अपना जो आपने खासतौर से एक्टिंग के पक्ष की मैं बात करूँ जी, जो कुछ भी किया उससे आप संतुष्ट रहे? कुछ फिल्में ऐसी थी जिससे सेटिस्फैक्शन मिला कि जैसे एक फिल्म उस जमाने में हमने परिणय हुई थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस वक्त. जी. तो दैट वाज अ सेटिस्फाई फिल्म. एक फिल्म दूसरी सीता थी. एक फिल्म गोविंद सरैया साहब की फिल्म थी सज्जो रानी. तो कुछ ऐसी फिल्में थी जिनमें एक सार्थक भूमिका आपको जी जी. रमेश जी, चूंकि संगीत फिल्मों का एक अहम हिस्सा होता है और आपको अपनी पसंद के गीत भी सुनाने इस प्रोग्राम में, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि अब पहले कौन सा गीत सबसे पहले आप सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को? वो गाना है परिणय फिल्म का, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया. जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया. सूरज की गर्मी से जलते हुए तन
में तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। रमेश जी, सिनेमा आपके लिए क्या है? सिनेमा मेरे लिए, मैं समझता हूँ, एक ड्रीम है, एक इमेजिनेशन है। जितने भी आपकी पर्सनालिटी में चीज़ें हैं, जितना भी आपने इम्बाइब किया है, जो आपकी सोचने की शक्ति है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी बैकग्राउंड है, उस हिसाब से एक ऐसी जगह है कि जहां आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी फैंटेसी है, जो आपकी इमेजिनेशन है, और उसे एक ऐसा रूप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि व्हेन वो जो आप बातें सोचते हैं, फील करते हैं, उसको क्राफ्ट और मीडियम के में बांधकर दर्शकों तक पहुंचा दें। ये आरोप लगाए जाते रहे हैं, खासतौर से अब का जो सिनेमा आया है, जहां हम उसे देखते हैं जी, कि वो अपनी कलात्मक, रचनात्मक और सरोकार की दृष्टि से, उस रास्ते से, जिम्मेदारी से वो भटक गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब उस पर तकनीकी जो श्रेष्ठता है वही ज्यादा हावी होती जा रही है। असल चीजें जो हैं वो गायब हो रही हैं, बिल्कुल वैसे की ऊंची दुकान और फीका पकवान। ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सिनेमा से ताल्लुक नहीं रखती, ये आजकल की आम जिंदगी से ताल्लुक रखती है। मैं समझता हूँ सब जगह यही है, एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। कहीं पे आप देखें, किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में, आप कितनी बातें निकलती हैं, क्या ठीक हो रहा, क्या नहीं ठीक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर सिनेमा ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में भी कई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनलिज्म जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लीडर्स में एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही शायद। और ऐसी हर फील्ड में आप ले लीजिए, कहीं पे आप देखेंगे तो कहीं पे टोटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में आपका अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है
उनको भी तो पकड़ना चाहिए चीजों को। हम हमेशा नकारात्मक चीजों को ही क्यों पकड़ते हैं? समाज में ऐसे भी तो लोग हैं जो समाज के भले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे फिल्मकारों को हमेशा हिंसा और सेक्सी क्यों नजर आता है? हमेशा वही चीजें, और हर फिल्म में एकदम यूं लगता है कि जैसे पूरा देश एकदम बहुत बुरी तरह से जल रहा है, हर आदमी जैसे मरने और मारने पे तुला हुआ है। यही चीज को नजर आती है हमारे फिल्मकारों को। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ कि हम लोग ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बंधु। डैनी डेंजोंगपा की स्टोरी थी, जो मेरे कुलीग हैं। बहुत बड़ी सक्सेसफुल सिल्वर जुबली फिल्म थी नेपाली में। तो हमने सोचा कि इस फिल्म को हम हिंदी में बनाते हैं। नॉर्मल कमर्शियल फॉर्मेट की स्टोरी नहीं थी, जैसे आप कहते हैं, अच्छी कहानी थी। उसको हमने नेपाल में जाके शूट भी किया, एक अच्छे पैमाने पे फिल्म बनाई। दिस इज आफ्टर हम। तो हमने ये देखा कि ये एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनाई है। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई वो फिल्म, तो हमने देखा कि वो कुछ फोर्थकमिंग नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि वो ये सोचते थे कि भाई हम में 4 पैसे कमाए तो ये ना हो कि ये लेनी पड़े, तो स्टार्टेड अवॉइडिंग। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि ये जो दीज पीपल, द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिसाइडिंग कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। दे आर इन बिटवीन अस, द प्रोड्यूसर्स जो पैसा लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं, और द ऑडियंस। तो ये जो एक नेसेसरी अरेंजमेंट है या कड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो खरीदते हैं, जो पिक्चर पहुंचाते हैं ऑडियंस तक, उनकी ये राय थी कि ये फिल्म जो है ये लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए वो हम लेना नहीं चाहते थे कोई। तो हमने उस फिल्म को फिर एक वक्त उस फिल्म को हमने टेलीविजन में कन्वर्ट किया, उसको अजनबी बनाया। और आगे तो आप जानते हैं कि अजनबी 5 साल चला, अजनबी नहीं रहा। और ताज्जुब ये बात है कि आज वही लोग वो देख रहे हैं और लोगों को पसंद है और कामयाब हुआ। तो ये जो है ना कि अच्छी फिल्में बना नहीं सकते, कहीं पे कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, कहीं थिएटर रेंटल्स इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि लोग नहीं देखना चाहते हैं। एक मैकेनिज्म है, एक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस, इट्स अ कॉमर्स। अभिनय से निर्देशन की ओर आप क्यों मुड़े? जैसे मैंने आपसे कहा कि काम करते करते इतने सालों से, जब मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग के बाद मैं प्रोडक्शन शुरू की मैंने। और प्रोडक्शन करते वक्त जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो एक्चुअली टेक्निकली प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग। तो मैं उस सही मानों में जितनी भी फिल्में बनाई तो मेरा इन्वॉल्वमेंट टोटल था। चाहे वो म्यूजिक सिटिंग्स थी, चाहे वो डायलॉग्स थे, चाहे वो स्क्रिप्ट था, स्टोरी थी, लिरिक्स थे, एक्सिक्यूशन, इंटरेक्शन विद द डायरेक्टर। तो एक टीम बनती है और सब अपना अपना काम करते हैं। तो एक एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट थी। तो उन सालों में मैंने काफ़ी सीखा। आई वर्कड विद वेरी गुड डायरेक्टर्स, आई वर्कड विद वेरी गुड एक्टर्स। तो इतना कुछ सीखने को मिलता है, राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स। तो उस दौरान मैंने अपने आप में कई चीज़ें डिस्कवर की कि मुझे इंटरेस्ट है राइटिंग में, मुझे इंटरेस्ट है, मैं बैठता हूँ तो मेरी बात भी सुनते हैं डायरेक्टर, सब बात करते हैं। मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी अपने आप। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि ये एरिया मुझे काफ़ी ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली मैं उसमें ग्रो कर रहा हूँ। तो ये एक धीरे धीरे एक चीज़ बनती रही। मैं कुछ स्क्रिप्ट्स लिखता गया, मैं कुछ सीखता गया, और ये सारी चीज़ों की एक सिमुलेशन हो गया। तो एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने लिखी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो एक वक्त आया जब आवाज़ आई कि अब मैं शायद मेरे मन में जो है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं इस जरिए से कह सकता हूँ। रमेश जी, अब बारी है देखिए गीत की, और वो गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि हम लोग ने बहुत कुछ गंभीर बातें की हैं। तो कोई ऐसा गाना गाना चाहिए कि लोग अभी हमको सुनते रहे आगे भी। ये गाना है गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें,
गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। आपकी एक फिल्म आई थी हम जी, और मुझे याद है कि हम लोगों को बड़ी पसंद तो मैं इस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म है। हम ऐसे शुरू हुई थी कि अमिताभ जी की और हमारी मेरी एक कमिटमेंट थी एक फिल्म साथ करने की। तो फाइनली वो जब तय हो गया कि हम एक फिल्म साथ कर रहे हैं, मेरे दिमाग में जो मुझे लगा जब सब इंटरेक्शन किया, 2-3 बातें हम सब ने बात की, तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी, आई वांटेड टू मेक ए फैमिली फिल्म, कि एक फैमिली होनी चाहिए, एक फन होना चाहिए। तो हम में सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद अमिताभ जी, रजनीकांत, गोविंदा, डैनी, कादर खान, अनुपम और भी सब हीरोइंस, किमी, जितने भी लोग थे इस फिल्म में, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये इन स्पाइट ऑफ सो मेनी पीपल और इतना बड़ा कैनवस होने के बाद मुझे लगा कि एक ये हंसते खेलते फिल्म बन गई। अच्छी बेहतरीन फिल्म जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कौन से जरूरी एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या खासियत होती है उस फिल्म की, उसमें कौन सी बात होनी चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे अहम बात किसी भी फिल्म में या किसी भी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, वो है स्टोरी और स्क्रिप्ट, जिसे हम फाइनल स्क्रिप्ट कहते हैं। वो बैकबोन होती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि ये करने से ये चीज़ पसंद आएगी, वो होता नहीं है। आप तो खुद जानते हैं कि हमारी फिल्म का सक्सेस रेट जो है, कहने की बात है फिल्में ग्लैमर ये वो, लेकिन आप देखें तो मुश्किल से 15-20% फिल्में सक्सीड करती हैं और तकरीबन 75-80% फिल्में लूज करती हैं। कोई बात ज़रूर होती है फिल्म में जिसके लिए जो दर्शकों को पसंद आती है, वो बात अगर हमें समझ आ जाए तो हम फिर सिर्फ फिल्में ही बनाएं, नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन प्रेडिक्ट कि कौन सी फिल्म है जो इस तरह से बनाने से सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अपनी किस फिल्म को आप बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे अपने लिहाज से? एक फिल्म जिसे हम लोग ने काम करने में एक टेक्निकली बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी, वो उसकी कामयाबी इतनी नहीं थी उस वक्त, जिसका नाम है एतबार, जो मुकुल आनंद जी ने डायरेक्ट की थी। और वो एक मैं समझता हूँ उस टाइम बहुत ही टेक्निकली बहुत ही स्लिक फिल्म थी,
बहुत ही अच्छी फिल्म थी। संगीत और गीत भी बहुत उसके। हाँ, उसका म्यूजिक भी अच्छा था। अगर आपके कहने से पहले मैं उसका एक गाना सुना देता हूँ आपको और दर्शकों को। आवाज दी है आज एक नजर ने, यहाँ है ये दिल को घुमा।
सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म और टेलीविजन के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रोमेश शर्मा से बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बतौर फिल्म डायरेक्टर जी, फिल्म निर्देशक, स्वतंत्र फिल्म निर्देशक के रूप में आपकी पहली फिल्म कौन सी? उसका नाम है उसूल। अच्छा। ये मेरी पहली प्रोडक्शन है जिससे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और जो टेलीविजन पे दूरदर्शन के नेटवर्क पे आने वाली है। उसूल बेसिकली एक ऐसी एक कहानी है। एक सेंट्रल कैरेक्टर है विक्रम सिंह जो डैनी प्ले कर रहे हैं और जो एक ऐसा इंसान है जो कहते हैं कि 2-4 लाइनें मैं आपको बताऊं कि उसूल दुनिया की सबसे अजीम दौलत है, उसूल धर्म और ईमान की अलामत है, उसूल गुजरी हुई नस्ल का हसी तोहफा, उसूल आने वाली नस्ल की इमानत है, उसूल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या बात है। ये मैंने तकरीबन 3 जनरेशंस की कहानी है। अच्छा। जो स्पैन करती है 1938 से, जब रजवाड़ों और महाराजों का वक्त था, बॉन्डेड लेबर था, वहां से स्पैन करके ये आती है प्रेजेंट टाइम्स में, जहां पे हम डील करते हैं जनरेशन गैप जो है या सिनिसिज्म इन द सिस्टम जिसे हम कहते हैं। और एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी हुआ हो वो अपने असूलों से हटता नहीं है, वो अपने असूलों पे ही चलता है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे उसे आग से गुजरना पड़े, चाहे उसे दरिया से गुजरना पड़े, लेकिन आज भी वो एक जरिया बन जाता है। जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादातर लोग आज भी हर जगह, हर देश में अच्छे लोग हैं। उसूल की कहानी किसकी है? उसूल की कहानी मैंने लिखी है। पहली बार एक कहानी लिखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए। नहीं, जरूर। तो रमेश जी भाई, ये तो हमें नई बात पता चली आपके बारे में। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कहानी अभी है या कभी आपने बहुत पहले लिखी थी? ये कहानी काफी पहले लिखी थी, ये तकरीबन 80s में ये कहानी लिखी थी। अच्छा। जी हाँ, उस वक्त 17-18 साल पहले। जी हाँ, उस वक्त कहानी लिखी थी और तकरीबन ये प्रोग्राम भी 3 साल से तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस जो है कि जो आप सोचते हैं, जो आप लिखते हैं, जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी फाइनली स्क्रिप्ट बनती है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है कि वो जो सब बातें जो नरेट करने में या कागज़ पे अच्छे से आ जाती हैं, उनको और भी आगे थ्रू द क्राफ्ट या थ्रू द टेक्निक, उसको एकदम वो जो क्राफ्ट और टेक्निक होती है वो सिंपल ही रहनी चाहिए। आप एक कहानी बता रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि बीच में कैमरा या लाइट या टेक्निक नहीं आती है, उनको लगना चाहिए वाकई आप उन्हें एक कहानी सुना रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं ये कर पाऊंगा कि जो मैंने मन में अपनी ये कहानी सोची है या लिखी है, उसी सादगी से अगर ये मैं कहानी उन तक पहुंचा दूं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो अब हमारे प्रोग्राम के उसूल की बात हुई है कि आपको गीत सुनवाना है। जी हाँ, मैं आपको उसूल का एक हमने मुजरा पिक्चराइज किया है। अच्छा। और मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज की रात ना सोएंगे, न सोने देंगे, दूर एक पल भी निगाहों से न होने देंगे। वक्त रुक जाएगा, थम जाएगा, जम जाएगा, बस चलेगा तो कभी सुबह न होने देंगे। मेरी नजरों से नजरें मिला लीजिए, मेरी नजरों से नजरें मिला लीजिए, हर नजर एक झलक
जैसे मैं कहता हूं कि ये उसूल का ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है जी जिसने ये बात की है कि विक्रम सिंह जिसका नाम है, जो डैनी मैंने बताया प्ले कर रहा है, वो कहता है कि आई बिलीव्ड इन व्हाट आई डिड। एक नजरिया है कि आई बिलीव्ड इन व्हाट आई डिड, मनी फेम एंड फॉर्चून फॉलोड मी। वेयर इज द अदर जनरेशन, दूसरी जनरेशन कह रही है कि वेयर इज द मनी, वेयर इज द फेम, वेयर इज द फॉर्चून, लेट्स गो फॉर इट। मैंने जो किया मैं उस पर विश्वास करता हूँ। शोहरत और दौलत तो मेरे पीछे पीछे आती आते जी हाँ। और दूसरी तरफ विक्रम सिंह कहते हैं कि द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन द डेस्टिनेशन। मंजिल से ज्यादा यात्रा, सफर ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आजकल की जो माहौल है उसमें ये एक जनरेशन बोलती है कि द एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स। क्या बात है। How quickly can I get there? How fast can my graphs show my success? कहते हैं कि इतनी यंग उम्र में इतना कुछ हो गया है। सेक्रीफाइस कोई नहीं करना कहीं पे किसी को रास्ता टेढ़ा भी हो या ठीक ना हो या अपनी कॉस्ट पे हो या किसी और की कॉस्ट पे, उसकी अहमियत कम होती जा रही है। तो कहीं पे यही मैं इस चीज को लेके ये जो सब बातें मैं आपसे कर रहा था कि किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या अल्टीमेटली बेनिफिशियल है, प्रोग्रेसिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, ये कहीं पे एक सेकंड सोचें किधर किस लिए जी। और ये एक सबको एक मिनट रोक के एक होप दें कि वी आर गुड पीपल, वी आर स्टिल, सिनिसिज्म इन द सिस्टम इज देयर बट इट कैन बी ओवरकम। और यही एक कैरेक्टर विक्रम सिंह है जो एक होप है। आज हमको कहीं भी एक अच्छा लीडर मिल जाता है, हम उसको पकड़ लेते हैं जी जी। कि अरे यार ये इतना ईमानदार है, इतना अच्छा है, ही सो ऑनेस्ट, वो हीरो बन जाता है। आज का हीरो आप देखिए कि मैं समझता हूं कि मैं उसूल की बात कर रहा था, उसूल एक्चुअली विक्रम सिंह सुपरमैन है। ये सुपरमैन इसलिए नहीं है कि ये उड़ता है या फूंक मारता है तो आग बुझ जाती है या बिल्डिंग बचा देता है। ये सुपरमैन इसलिए है कि ये उसूलों पे चलने वाला इंसान है। इसकी पैरों में जंजीरें भी बांधते हैं लोग, इसको आग से भी गुजरना पड़ता है, फिर भी इसे फर्क नहीं पड़ता, ये अपने रास्ते पे चलता है, एक बात कह के चलता है, एक होप लेके चलता है कि आज भी ये होप, ये रास्ता आज हम सब में जिंदा है, लेकिन कहीं पे उसको हल्का सा फिर से एक रिकिंडलिंग करना है। तो ये एक कोशिश है जिंदगी से उसूल में लाने की, एक कहानी में, या एक ये जो सब बातें कर रहा हूँ, ये बातें लगती हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बट ये सारी बातें एक फील में आनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, ये जितनी भी बातें, एक ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बातें हो रही हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये बातें ऐसे लगें कि एक इमोशनल फील से एक वो कहते हैं ना कि चीजें जब उपदेश की तरह लगती तो लोग उसको पचा नहीं पाते। बिकॉज हमारा काम है एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही करना। हम कुछ कहें भी जो लोगों को लगे तो वो अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। तो अब एक सिंपल सा लेकिन मीठा सा और बेहतरीन सा गीत जो हमारे श्रोताओं को एंटरटेन करे, कौन सा हमारे अपनी पसंद का? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। ये तो आपने बिल्कुल अपने उसूल से मिलती हुई बात कह डाली और वाकई ये गीत जो है बहुत ही अहम है। और जैसे मैंने कहा कि सब हिसाब भी यही होते हैं और ऊपर वाले की किताब भी यही है। आप ये मानते हैं? मैं मानता हूँ कि हम लोग समझते हैं कि हमने कुछ किया, बट आई थिंक देयर इज ए डेस्टिनी, अ प्लान, एंड हमारा फर्ज तो यही है कि अपना काम जितने अच्छे से कर सकें कर लें, बाकी तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही 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 ओ राही। आपको और कौन कौन से शौक हैं फिल्मों के अलावा? सबसे ज्यादा शौक है जो मैं कभी भी मैं मिस नहीं करता हूँ कि मैं दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1-1.5 घंटा शाम को आई एंजॉय माय गेम। अच्छा। मैं शुरू से ही, मैं स्कूल से ही, मैं चाहे मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, आई प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। खास तौर से किस तरह के खेल? मैं क्रिकेट खेला हूँ, फुटबॉल खेला हूँ, अभी गोल्फ खेलता हूँ कई बार। अच्छा। आज भी फुटबॉल बीच पे खेल लेता हूँ, या टेबल टेनिस या स्विमिंग, कुछ ना कुछ, या वॉक। मैं समझता हूँ जिंदगी में बाकी काम तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो 1-1.5 घंटा में सब छोड़ छाड़ के मैं कुछ वो जो मैं गेम खेलता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से मैं जिंदा हो जाता हूँ आफ्टर ऑल द डेज प्रॉब्लम्स एंड ऑल द डेज वर्क एंड एवरीथिंग। तो मैं उसको बहुत अहमियत देता हूँ, और मुझे ये मेरा बहुत बड़ा शौक है, गेम्स खेलना, गेम्स देखना और स्पोर्ट्स। आपने बताया कि बचपन में आपके बड़ा भरा पूरा परिवार था, 30-40 लोग हुआ करते थे मेंबर्स। तो ये जो परिवार के साथ लम्हे बिताना, समय बिताना, उसका आनंद ही अलग होता है। उसके लिए आपको कितना समय मिल पाता है? क्या आज भी वो उस चीज को आप एंजॉय कर पाते हैं? आपने दुखती रख दिया है। आई होप माय वाइफ इज नॉट लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं सर। मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ और सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो भी मॉडर्न वर्ड ये हो गया है जो नहीं कर पाता है कि क्वालिटी टाइम करना चाहिए। लेकिन ये शिकायत है। मैं समझता हूँ कि इतना वक्त जितना हमें देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। दैट इज ट्रू, बट मैं उसकी कॉम्पनसेशन ऐसे ही करता हूँ कि जब हम काम करने जाते हैं या तो फिर हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं और या कुछ भी है तो साथ जाएं, तो काम भी साथ में हो, तो कहीं घूमने ले साथ में हम काम करें, साथ में रहें। और फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि I tell stories to my young son at night, you know. क्या बात है। और sometimes I'm the only one who मैं ही हूँ जिसे कहेगा कि सर पे शैम्पू करना है तो मुझे ही कहेगा, क्योंकि I know कि उसके आंख में साबुन नहीं जाना चाहिए। तो एक कई कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स बिताने में बड़ा एक अपना मजा है, और वो मैं समझता हूँ कि that is a great joy। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि जब मजे की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं, तो फिर से हमको गीत की तरफ लौटना है जी। तो अब कौन सा गीत आप अपनी पसंद? ये गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। ये बर्मन साहब का गाना है और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अभिमान। अभिमान, that's क्या right। बात है, क्या बात है, वाह। तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना
देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। रमेश जी, इंसान बहुत सारी चीजें पाना चाहता है जिंदगी में। जरूरी नहीं कि उसको सारी चीजें मिल जाएं, कमियां भी होती हैं। और जैसे कि आपने अपने सीरियल का नाम भी रखा उसूल, उसमें भी एक आदमी है कि उसका मकसद है कि वो एक चले जा रहा है कर्मयोगी की तरह। आज आप जहाँ खड़े हैं वहां से जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जो एक रास्ता लंबा तय करके आए हैं, आप जहां अपने को पाते हैं, उस स्थिति से, उन उपलब्धियों से आप संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा, बहुत संतुष्ट हूं मैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, कोई गिला नहीं है किसी से भी। मैंने हमेशा यही समझा है कि किसी से नाराज होना या कहना कि उसने मेरे साथ ये किया, मैं समझता हूं जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई मुझ में ही कमजोरी हुई होगी,
कि जिसकी वजह से हुआ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई एम एंड फॉर वॉट एवर आई हैव गॉट, एंड आई थिंक आई हैव गॉट मच मोर देन आई डिजर्व्ड। आने वाले और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? एक और हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है तुलसी। तुलसी एक इसकी 2 लाइनें सुनाता हूं आपको। इतनी पावन इतनी पूज्य हर मंदिर में फिर भी, इतनी पावन इतनी पूज्य हर मंदिर में फिर भी, अपने ही घर में क्यों नहीं पाती कोई जगह फिर तुलसी। क्या बात है। इसमें कोई प्रतीक बात आपने तुलसी की प्रतीक से? हमारे लड़कियों के ऊपर, जो लड़कियों का जन्म होता है तो क्यों खुशी नहीं होती है, लड़कों का जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है। जी हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बेस लेके मैंने इस कहानी को रखा है कि ये सारी बातें जो हमारे समाज में हैं, जो हमारे हैं ऑन दी वुमेन एंड व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर, उसको लेके मैंने एक सब चीजें, चाहे वो लिटरेसी है, चाहे वो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन एक शायद औरत ही करती हो दूसरी औरत पे, तो उनके मसले लेके जो एक कहानी है, वेदर इट्स डाउरी, वेदर इट्स ब्राइड बर्निंग, तो उनकी कहानी लेके मैं एक कोशिश करने जा रहा हूँ। उसूल दुनिया की सबसे अजीम दौलत है, उसूल धर्म की ईमान की अलामत है, उसूल गुजरी नस्ल का हसीन तोहफा, उसूल आती हुई नस्ल की अमानत है, उसूल बदी का लाख जमाने में बोल बाला हो, बदी के आगे कभी नेकियां नहीं झुकती, उसूल बेच के थोड़े से फायदे के लिए बुराई झुकती है, अच्छाइयाँ नहीं झुकती, उसूल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, उसूल दुनिया की सबसे अजीम दौलत है, उसूल रमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतनी और सार्थक बातचीत हुई। मैं विविध भारती की ओर से, अपनी ओर से और अपने तमाम सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उसूल दुनिया की सबसे अजीम दौलत है, उसूल धर्म के ईमान की अलामत है, उसूल
सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान थे फिल्म और टेलीविजन के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रोमेश शर्मा। इनसे बातचीत कर रहे थे कमल शर्मा। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेंद्र पाटिल ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है शकुंतला पंडित।